हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मंडल मर्डर वेब सीरीज़ को। एक ऐसा मंडल जहां सच्चाई जितनी करीब आती है, खतरा उतना ही गहरा होता है। कहानी की शुरुआत होती है 1952 से, जहां एक चरदासपुर नाम का गांव दिखाया जाता है, जहां रुक्मणी देवी नाम की एक महिला कई लोगों के साथ मिलकर एक मानव शरीर बनाने की कोशिश कर रही थी। उसके पास एक मशीन थी जिसके सहारे उस आदमी को फिर से जिंदा करना चाहती थी, और ये मानव शरीर अलग अलग लोगों के अंगों से मिलकर बना है। इस समय का रुक्मणी और उसके लोगों ने काफ़ी सालों से इंतजार किया है, लेकिन दूसरी तरफ गांव वाले बहुत भड़के हुए हैं, क्योंकि काफ़ी समय से गांव में बहुत सारी हत्याएं हुई हैं और गांव वालों को लगता है कि ये सब रुक्मणी के काले जादू के कारण हो रहा है, और वो लोग उसे रोकने के लिए उसके पास जाते हैं। ये बात रुक्मणी को पता चल जाती है और अपने लोगों से कहती है कि हमें किसी भी हाल में इस काम को पूरा करना होगा। हमने काफ़ी समय से इसका इंतजार किया है। और रुक्मणी के पास एक मणि थी जिसको उसने उस मानव शरीर के सीने में लगा दिया। तभी उसी वक्त गांव वाले आ जाते हैं। वो मानव शरीर जीवित होने ही वाला था कि कोई उसको आग लगा देता है, और कौन आग लगाता है ये पता नहीं चल पाता। गांव वालों के वहां आ जाने के कारण रुक्मणी को वहां से भागना पड़ता है। वो अपने साथ उस मशीन और उस मणि को लेकर चली जाती है। अब कहानी आज के समय में लौट आती है, जहां हमें विक्रम नाम के एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है। विक्रम तो सस्पेंड कर दिया गया था, इसलिए वो दिल्ली से अपने गांव चरदासपुर वापस जा रहा। जाते हुए रेलवे स्टेशन में उसे एक कपल दिखाई देता है, और वो उन्हें देखकर अपनी गर्लफ्रेंड कविता को याद करने लगता है, जो अभी कोमा में। विक्रम अपने पापा के साथ गांव वापस आ रहा था, और उसे वहीं अपने ट्रेन के कंपार्टमेंट में अभिषेक नाम का लड़का मिलता है, जो कि एक रिपोर्टर था और उसके हाथ का एक अंगूठा कटा हुआ था। अभिषेक भी चरणदासपुर ही जा रहा था। विक्रम और उसके पापा अब चरणदासपुर में अपने घर पहुंचते हैं। वो काफ़ी समय बाद इस घर में आए थे, इसीलिए घर में घुसते ही उन्हें कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि विक्रम का एक भाई पवन, उसकी माँ और पूरा परिवार साथ में खुशी खुशी रहते थे। विक्रम उन पुरानी बातों को याद करने लगता है कि कैसे पवन और विक्रम दोनों गाड़ी में घूमने गए थे, और एक एक्सीडेंट के कारण पवन की मौत हो गई थी, और पवन की मृत्यु के ही दिन उसकी माँ भी लापता हो गई थी। फिर हमें वेंकट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो अभिषेक को कॉल करता है, जो अभिषेक को बताता है कि मुख्यमंत्री का एक आदमी सुजय और विजय के साथ कुछ डील करने जा रहा है। और अभिषेक वहां पहुंच जाता है जहां उनकी डील चल रही थी। यहाँ पता चलता है कि सुजय और विजय मुख्यमंत्री के उस आदमी से 30 करोड़ की डील कर रहे थे, पर अभिषेक को फोटो खींचते हुए वो लोग देख लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अभिषेक भागने लगता है और छिपने में कामयाब हो जाता है। अब अगले दिन विक्रम और प्रमोद को दिखाया जाता है, जो बचपन के दोस्त हैं। प्रमोद भी एक पुलिस वाला है जो विक्रम से मिलने के लिए नदी किनारे आया था, और इसी नदी में विक्रम के पापा भी नहाने आए थे। वो प्रमोद को देखकर बहुत खुश होते हैं और नहाने के लिए चले जाते हैं। प्रमोद बहुत खुश था क्योंकि विक्रम को सस्पेंड कर दिया गया था। इसी बहाने दोनों दोस्त कुछ समय साथ में बिता पाएंगे। जब विक्रम के पापा नदी में नहा रहे थे, तब एक लाश बहती हुई उनके पास आती। उस लाश के हाथ और पैर को काट कर उसके सिर में जोड़ दिया गया था, और शरीर का बाकी हिस्सा गायब था। वो ये देखने में बहुत डरावना था, और उसके पापा चिल्लाते हुए नदी से बाहर निकल जाते हैं। अब विक्रम और प्रमोद उस लाश को देखने लगते हैं। तब विक्रम बताता है कि ये अभिषेक की लाश है, जो हमारे साथ बोगी में था। उस डेड बॉडी के माथे पर एक निशान था, जिसे देखकर विक्रम को कुछ याद आ जाता है। विक्रम तुरंत अपने घर जाता है और अपने माँ के पुराने पर्स को चेक करता है। उसे उस पर्स में एक सिक्का मिलता है, जिस पर वही निशान बना हुआ है जो उस लाश के माथे पर था। अब विक्रम रात में प्रमोद से मिलता है और उसे सिक्के के बारे में बताता है। अब कहानी में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम अनन्या भारद्वाज है। वो एक पॉलिटिशियन है और इस एरिया में उसका काफ़ी अच्छा दबदबा है। साथ ही साथ उसका पति जयराज भारद्वाज, जो पैरालाइज है, मतलब उसके शरीर में कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं करता। दोनों पति पत्नी में अब बिल्कुल भी नहीं बनती। जयराज एक टाइम पर अनन्या की जगह लेना चाहता था, पर पैरालाइज होने के कारण ये मुमकिन न हो सका। अभिषेक ने जो फोटोज खींची थी वो पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है, पर जैसे ही प्रमोद को पता चलता है कि इन सब में सुजय और विजय का हाथ है, तो वो इन सब से दूर ही रहना चाहता था। इसके बाद हमें सुजय और विजय की फैमिली को दिखाया जाता है। दरअसल सुजय और विजय की फैमिली भी एक पॉलिटिकल फैमिली है। दरअसल सबको लगता है कि अभिषेक के मर्डर के पीछे सुजय और विजय का हाथ है, पर इनकी बातों से यहाँ साफ पता चलता है कि उस रात वो लोग उसे पकड़ ही नहीं पाए थे। सुजय और विजय का एक भाई भी है जिसका नाम बंटी है, और ये सब लोग अम्मा की बात को ही मानते हैं। इनकी फैमिली इस एरिया के किसी बाहुबली से कम नहीं है। अब हम देखते हैं कि विक्रम और अनन्या एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, क्योंकि अनन्या कोई और नहीं, कविता की बड़ी बहन है। यहाँ हमें पता चलता है कि विक्रम और कविता का कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण कविता कोमा में चली गई है। अब जब अनन्या कहीं जा रही थी, तब वो अपने असिस्टेंट वेंकट से कहती है कि अभिषेक के मर्डर के पीछे सुजय और विजय का ही हाथ है, उन्हें अरेस्ट करवा दो।
और बंटी के पास ये खबर पहुंचा दो कि पुलिस उनका एनकाउंटर करने वाली है। दरअसल बंटी एक बददिमाग है, इसीलिए अनन्या ने ये चाल चली है। अब जब पुलिस वाले सुजय और विजय को अरेस्ट करके ले रहे थे, तब रास्ते में बंटी आकर उन्हें ये बता देता है कि पुलिस उनका एनकाउंटर करने वाली है और पुलिस पर गोलियां चलाने लगता है और इसी गोलीबारी में एक कांस्टेबल मारा जाता है। अब अनन्या सीएम से मिलने जाती है और उन्हें वो फोटो दिखाती है जो मरने से पहले अभिषेक ने खींचे थे। उस फोटो में साफ दिख रहा था कि सीएम का आदमी सुजय और विजय से 30 करोड़ की डील कर रहा है। इतनी बड़ी डील वो अपने लिए तो करेगा नहीं। अनन्या कहती है कि इसमें आप फंस सकते हो और उन्हें ब्लैकमेल करते हुए एक एमएलए की सीट की डिमांड करती है। इसके बाद हमें एक सीबीआई ऑफिसर दिखाया जाता है जिसका नाम रिया थॉमस है। रिया एक बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर है और अपने काम को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। रिया अपने किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए पूरी जी जान लगा दी। हाल ही में रिया को प्रमोट किया गया है, पर उसे फील्ड में काम करना ज़्यादा पसंद है। पर 2 साल पहले कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसके कारण वो फील्ड पर काम नहीं कर पा रही। उसे हमेशा एक लड़की दिखाई देती है जो उसकी आंखों के सामने अचानक आ जाती है। लेकिन रिया को चरणदासपुर के अभिषेक के मर्डर के बारे में सब कुछ पता है। उसने इस बारे में बहुत स्टडी की, इसीलिए उसके सीनियर इस केस को उसे दे देते हैं। जब विक्रम अभिषेक के घर के आसपास छानबीन करता है, तब उसे पता चलता है कि अभिषेक का नाम ही बबलू, जिसके साथ वो बचपन में खेला करता था। जिसके बाद विक्रम और प्रमोद अभिषेक के घर जाते हैं। वहाँ कुछ खून के धब्बे मिलते हैं जिससे साफ साबित होता था कि अभिषेक की बॉडी को यहीं काटा गया। अब 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ विक्रम की माँ उसके छोटे भाई पवन को लेकर उर्मिला काकी के साथ वरुणा जंगल गई थी। वो वहाँ एक बाबा से मिली जिसके पास एक यंत्र था जिसमें सिक्का डालने पर एक वरदान मिलता था। लेकिन सिक्के के साथ साथ उस मशीन में अपना अंगूठा डालकर अपने अंगूठे की बलि देनी पड़ती। तो यहाँ पर विक्रम की माँ ने भी ऐसा ही किया था। लेकिन बाहर हम उर्मिला काकी को बहुत जख्मी हालत में देख पाते हैं। ये कहानी 20 साल पहले की चल रही थी। अब कहानी आती है कुछ साल आगे, जहाँ हम देख पाते हैं सुजय और विजय को, जिनकी जान को खतरा है। क्योंकि सुजय और विजय उस टाइम इतने शक्तिशाली नहीं थे, इसीलिए कुछ लोग उनकी जान के पीछे पड़े हुए। ये बात सुजय और विजय की अम्मा भी अच्छी तरीके से जानती है। अगर वो कुछ नहीं करेगी तो वो पावरफुल आदमी सुजय और विजय को जान से मार देगी। इसीलिए वो एक औरत के पास गई और उस औरत से अम्मा ने एक सिक्का लिया। ये वही सिक्का है जिससे एक वरदान मांगा जा सकता था। अब अम्मा भी उसी बाबा के पास जाकर ये वरदान मांगती है कि सुजय और विजय की जान बच जाए और जो उनके पीछे पड़ा है उसकी मौत हो जाए। जिसके बाद अम्मा अपने अंगूठे की बलि दे देती। अब वरदान पाने के बाद जब सुजय और विजय पर अटैक होता है, तब अचानक से वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती और वो सिर्फ और सिर्फ उन पर अटैक करने वालों को ही मार रही। साथ ही साथ उस पावरफुल आदमी को भी हार्ट अटैक आ जाता है और वो भी वहीं मारा जाता है। मतलब यहाँ साबित हो जाता है कि बाबा का दिया हुआ वरदान एकदम सच है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और रिया चरणदासपुर पहुँच चुकी है, जहाँ उसे अभिषेक की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना है। प्रमोद रिया को लेने आया था और वो रिया को लेकर एक स्कूल में जाता है जहाँ सीबीआई का ऑफिस बनाया गया था। दूसरी तरफ विक्रम एक इंश्योरेंस वाला बनकर अभिषेक की पत्नी से मिलने जाता है और वो कहता है कि इंश्योरेंस का सारा पैसा अभिषेक की मम्मी को मिलेगा। और बातों ही बातों में वो अभिषेक की माँ मतलब उर्मिला काकी का पता जान लेता है। फिर विक्रम अभिषेक की माँ के घर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि 20 साल पहले बबलू की माँ के साथ जो हुआ था उससे वो आज तक नहीं उभर पाई। पर विक्रम यहाँ एक टेप चला देता है जिसे सुनकर बबलू की माँ को कुछ याद आने लगता है और वो विक्रम को बताती है कि वो उसकी माँ के साथ पवन को लेकर वरुणा जंगल में गए थे, तब उस पर अटैक हुआ था। और वो ये बताती है कि वरुणा जंगल में ही वरदान मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुजय और विजय का परिवार अभी भी तनाव में है, क्योंकि अभिषेक के मर्डर का इल्ज़ाम सुजय और विजय पर लगा हुआ। अब अम्मा कहती है कि वक्त आ गया है कि हम एक और वरदान मांगें, पर उनके बच्चे इन सब बातों पर यकीन नहीं करते थे, पर वो अम्मा की बात को टाल भी नहीं सकते। इधर रिया अनन्या से मिलने जाती है, पर अनन्या बहुत बिजी थी, वो किसी मीटिंग के लिए जा रही थी। तब रिया कहती है कि हम चलते चलते साथ में बात कर सकते हैं और रिया भी उनके साथ जाने लगती है। दरअसल रिया को शक था कि अभिषेक के मर्डर का कनेक्शन अनन्या के साथ जुड़ा हुआ है। रिया बताती है कि 3 साल पहले आपका असिस्टेंट वेंकट अभिषेक से मिला करता था। अनन्या साफ साफ कह देती है कि वो एक फोटोग्राफर था और हमारी पार्टी के लिए हमें फोटोग्राफर की जरूरत पड़ती रहती, इसीलिए वेंकट ने उसे हायर किया था। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक सुजय और विजय इन पर अटैक कर देते हैं, पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि अनन्या के साथ अभी रिया है, जो कि एक सीबीआई ऑफिसर। यहाँ रिया अकेले ही सुजय और विजय के लोगों को बुरी तरह से पीट देती। तभी अचानक रिया को वो छोटी लड़की दिखाई देती है जो उसे हमेशा से दिखाई देती थी,
जिस वजह से रिया के सर पर एक आदमी डंडे से वार कर देता है और रिया बेहोश हो जाती है। पर अब तक अनन्या रिया को छोड़कर यहाँ से भाग चुकी थी। अब जब सुजय और विजय को ये पता चलता है कि रिया एक सीबीआई ऑफिसर है, वो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर ये खबर बाहर आई तो उनका फंसना निश्चित है। तो वो लोग रिया को बांधकर अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल के अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद सुजय और विजय वरना जंगल जाते हैं वरदान मांगने, पर वो अपने साथ एक आदमी ले जा रहे थे जो उनके लिए वरदान मांगेगा और अपना अंगूठा कुर्बान करेगा। उस आदमी का नाम बिरजू था। पहले तो बिरजू इस बात के लिए मना कर देता है, पर जब सुजय और विजय उसे पैसे देते हैं तब बिरजू मान जाता है। इसके बाद वो लोग वरना जंगल पहुंचते हैं। विजय बिरजू को सिक्का देकर अंदर भेज देता है ताकि वो विजय और सुजय की जान की सलामती के लिए वरदान मांगे। बिरजू बाबा के पास जाता है जिसके पास एक मशीन। वो विजय के दिए हुए सिक्के को उस मशीन में डालता है और बाबा को अपना वरदान बताता है। बिरजू ने वरदान बताया और अपना अंगूठा उस मशीन में डाल दिया और फिर बिरजू का अंगूठा कट गया। पर यहाँ हमें ये पता नहीं चल पाता कि बिरजू ने क्या वरदान मांगा है। अब ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं इन पर अटैक हो जाता है। कोई अनजान आदमी सुजय और विजय के लोगों को एक एक करके मार रहा था। अचानक से यहाँ कोई जहरीली गैस आ जाती है जिसके कारण सुजय और विजय का शरीर काम करना बंद कर देता है और तभी एक नकाबपोश आता है जो दोनों भाई के हाथों को काट देता है। फिर वो अनजान आदमी बिरजू को भी मारने आया था, पर बिरजू ने अपना अंगूठा दिखाया और उस अंगूठे को देखकर वो आदमी वापस चला जाता है। बिरजू ये देखकर बहुत डर गया था। रिया भी ये सारी चीजें डिग्गी में बंद रहकर सुन रही कि तभी वहाँ विक्रम आ जाता है और वो घबराए हुए बिरजू को देखता है। तभी रिया अंदर से आवाज़ करती है और विक्रम उसे डिग्गी से बाहर निकालता है। तब रिया विक्रम को बताती है कि वो एक सीबीआई ऑफिसर है और विक्रम उसे बताता है कि वो दिल्ली पुलिस से है। तभी वो लोग सुजय और विजय की लाश को देखते हैं जो एक आग के गोले के अंदर है और दोनों के शरीर से एक एक हाथ गायब है। अब पुलिस यहाँ पहुँचकर आसपास के एरिया की छानबीन करती है। सारी डेड बॉडीज को यहाँ से ले जाया जाता है और पुलिस सबूत ढूंढने में लगी हुई थी। विक्रम टॉर्च लेकर गुफा के अंदर जाना चाहता था, मगर एक फोटोग्राफर उसे बताता है कि अंदर टॉर्च ना ही फ्लैश कुछ काम नहीं करता। विक्रम फिर भी अंदर चला जाता है। उसकी टॉर्च धीरे धीरे बंद होने लगती है। विक्रम माचिस जलाकर उसकी रोशनी से गुफा के अंदर देखने लगता है। तभी उसे दीवार पर एक मानव शरीर जैसा कुछ निशान मिलता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका अगला पार्ट भी बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताना।